मैं बच्चों को बैटिंग ऐप खेलने के लिए नहीं बोल सकता कि आप जाके जुआ खेलो, मुझसे नहीं होगा, चाहे मुझे कोई करोड़ों रुपए भी दे। क्या करोड़ रुपए दे रहे हैं बैटिंग ऐप्स? बैटिंग ऐप्स लोग यूज कर रहे हैं, गेमिंग ऐप्स। उन्हें ऐसा लगता है कि यार क्या नौकरी करनी, क्या 30-40 हज़ार रुपए महीने के कमाने हैं, एक काम करते हैं जल्दी से यहाँ लाखों रुपए कमा लेते हैं ऐसे करके। मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तब अनफॉर्चुनेटली मुझे एक डिजीज़ हुई थी, मेनिंजाइटिस नाम की डिजीज़ रही, जिसकी वजह से मेरा करियर सब कुछ ऐसा आई वुड से कि रुक ही गया था। बट तब तो बुरा लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता था अगर वो ना रुकता तो फिर मैं ना कोचिंग पढ़ाता ना ट्यूशन्स पढ़ाता। क्या है, जब आप अपनी लाइफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट देख लेते हो ना, उसके बाद जितना भी ऊपर है ना वो ऊपर ही है, फिर हाई पॉइंट ही रहता है। आपको लगता है कि टीचर्स को भगवान वाला जो पेडेस्टल है वो देना चाहिए? बट बच्चे क्या होते हैं, समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा उन टीचर्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने करियर का फैसला उन टीचर्स को माइंड में रखते हुए करने लगते हैं। अब वो ये भूल जाते हैं कि अगर मैं चाहे यूपीएससी की बात करूँ, जेईई नीट की बात करूँ, बड़े एग्ज़ाम्स हैं और कम्पैटिटिव एग्ज़ाम है, लिमिटेड सीट्स हैं, सीट्स उतनी ही रहनी है, बच्चे बढ़ चुके हैं। अब वो ट्राई कर रहे हैं बट दे डोंट नो कि वाकई में वो उस चीज़ को बिलोंग करते भी हैं कि नहीं। ये जो सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन है इंडिया में, वो कैसे कम होगा? वैकेंसी नहीं आती हैं, लेकिन टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, कोर्सेज वो बच्चे खरीद रहे हैं और उस वजह से किसी का तो फ़ायदा नहीं होता। हाँ, वो जो कोचिंग्स हैं, वो संस्थाएं हैं, हाँ, वो अपना फ़ायदा कर रही हैं, उनका तो बिज़नेस चल रहा है, लेकिन बच्चे का क्या होगा, इसमें गाइडेंस नहीं मिलती। कोई हमारे घर आके ये नहीं बोलेगा कि भाई बस अब तुमसे नहीं होगा। अब बोलने वाला आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बोल देगा, चाहे आप काबिल हो या ना हो। तो हमारा यूथ ही बिल्कुल डायरेक्शन लेस है, उसको पता ही नहीं कि मुझे हमेशा नंबर 1 बनना ही सब कुछ नहीं होता। समटाइम्स बीइंग नंबर 2 इज़ नॉट दैट बैड। हाय काशिफ, वेलकम टू स्विच। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सानिया, आप बताएं। ऑफ कोर्स आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, बट बिफोर वी टॉक अबाउट डियर सर, आई वांट टू नो कि हाउ वर यू एज अ चाइल्ड एंड हाउ डिड दैट ट्रांसफॉर्म। एंड उससे पहले बता दूँ हाउ आई केम टू नो अबाउट यू। आई हैव अ वीडियो प्रोड्यूसर कॉल्ड अब्दुल एंड ही सेड एक यूट्यूबर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो बहुत मेरे घर के पास रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स ही इज अब्दुल एंड आई स्पोक टू यू अबाउट हिम। सो टेल मी, स्कूल से स्टार्ट करो, हाउ वर यू एज अ चाइल्ड? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब छोटा था तो तब मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहा था और ज़्यादा किसी से बोलना चालना, जैसे कि अब लोग मुझे देखते हैं कि बहुत ही फ़नी वे में हम लोग पढ़ाते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाय चाइल्ड और बस पढ़ाई करनी, और टीचर से डर लगता था तो पढ़ते भी ज़्यादा थे, तो ये चीज़ रही थी स्कूल जर्नी में। और आप गुड स्टूडेंट थे? हाँ, ऑब्वियसली जब बच्चा शरारती नहीं होगा और क्या ही करेगा, पढ़ाई करेगा। सो एक अच्छा स्टूडेंट रहा था मैं शुरू से ही, तो बस इसी तरह से चलता हुआ आया था, लेकिन बाद में पता भी नहीं था कि लाइफ इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगी और खुद को भी चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द लाइफ। बट आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं भी बहुत गुड स्टूडेंट थी 5th तक, and then I got the kind of friends who were bad influence और I was the bad influence। और फिर ऐसे लोग बिगड़ जाते हैं 6th 7th 8th में आके ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं। Did you ever have that phase कि थोड़ा बंक कर रहे हो क्लासेस, दिवाली पे पटाखे लाके फोड़ दिए क्लास के अंदर? अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा मौका नहीं मिला जहाँ मुझे ऐसा इन्फ्लुएंस मिलता कि मैं थोड़ी सी शरारत करता। हाँ। क्योंकि कहते कभी कभी अच्छा होता है कि आपको बचपन में इस तरह के दोस्त मिल जाए या आप कुछ ऐसे शरारतें करें जिससे आप बाद में जाके सोचें उसके बारे में, तो आपको अच्छा महसूस हो, बेहतर महसूस हो कि हाँ, मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में कुछ किया था। मेरे पास ऐसी कोई यादें नहीं है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। एक टीचर्स के जो होते हैं ना फेवरेट स्टूडेंट काइंड, जो याद दिलाते हैं कि होमवर्क चेक कर लो। हाँ, क्लास के बच्चों के दुश्मन जो होते हैं जिससे क्लास का हर बच्चा चिढ़ता है कि ये बच्चा ये सबको याद दिलाएगा, ये सारे सही काम करता है, इस वजह से हमें डांट पड़ती है। मैं वो स्टूडेंट रहा था। सो ये रहा था। बट ऐसा जब स्कूल में थे आप डिसाइड करा था कि ये बनना है बड़े होके? नहीं, स्कूल में तो आई थिंक जिसने जो डिसाइड किया होता है बड़े होने के बाद वैसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम ही ऐसा होता है। स्कूल टाइम पे बस ये था कि शुरू से ही जैसे स्पीच देना हुआ या फिर कोई भी कंपटीशन हो रहा है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेशन रहता था। डिस्पाइट बीइंग अ शाय स्टूडेंट फिर भी मैं इन चीज़ों में जाता था क्योंकि टीचर्स भेज देते थे कि भाई क्लास का अच्छा बच्चा है, कोई कॉम्पिटिशन है, जाओ। सो वहाँ जाके एक ये था, स्टेज फियर कभी नहीं रहा, किसी तरह का कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा कि हाँ इंग्लिश बोलने में दिक्कत आ रही है या फिर क्राउड को फेस करने में प्रॉब्लम आ रही है। सो गाना गाने से लेके स्पीच देने तक सब कुछ किया अपनी स्कूल लाइफ में। और फिर कब when did from shy Kashif did you become this outspoken Kashif? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया पे आने के बाद ही ये चीज़ बदली, जहाँ पे समझ में आया कि अगर आप बहुत बोरिंग वे में पढ़ाओगे तो लोग आपको शायद उस तरह से नहीं समझ पाएंगे जितना आप उन्हें समझाना चाहते हो। सो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा आई वुड से कि मेरे अंदर आई कि अब थोड़ा
शाय ना रहते हुए थोड़ा अपने आप को और ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। सो बस वही कोशिश करते हुए आ रहे हैं और आज आपके सामने। बट जब पहली वीडियो डालते हैं सबको बहुत ही नर्वसनेस इस बात की होती है कि ये परफेक्ट वीडियो निकले, या फिर मतलब डर लगता है पहले बार कैमरा फेस करने में। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ या यू आर कंफर्टेबल ऑन कैमरा? एक चीज़ का मुझे प्रिविलेज शुरू से रहा कि कैमरा हो या माइक हो, आई थिंक माइक ज़्यादा मुश्किल होता है कैमरा से। जब आपके सामने माइक रखा होता है ना, किसी स्टेज पे आप गए हो, आपसे कहा जाए चाहे आपकी फेयरवेल हो, और फेयरवेल में आप एज अ स्टूडेंट आपसे कहा जाए कि माइक पे जाके आपको दो वर्ड बोलने हैं, कोई बात कहनी है, कोई स्पीच देनी है, तो आई थिंक वो ज़्यादा मुश्किल होता है। जिसने वो जो स्टेज है वो पास कर लिया, आफ्टर दैट इतना प्रॉब्लम आपको कैमरे से कभी नहीं होता, क्योंकि आपको बोलना आ जाता है। और मैं लकी था इस चीज़ में कि 7th क्लास में ही, 6th क्लास में जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तभी मैं स्पीच देता था, तो मेरा वो फियर ख़त्म हो चुका था। और फिर आगे भी क्लासेस के अंदर 9th 10th 11th 12th में भी, इवन जब मैंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की तो CA जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में, वहाँ भी ऐसा एक सेमिनार होता था जहाँ हमें जाना होता था और स्पीच देनी होती थी। वो चीज़ वहाँ तक कंटिन्यू रही। तो आप देख सकते हैं कि स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ तक वही जो बोलने का सिलसिला था वो चलता रहा। सो कैमरे से इतनी कभी प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि वो माइक का जो फियर था वो खत्म हो चुका था। बट कभी स्कूल में बिकॉज इतने को करिकुलर एक्टिविटीज करते थे, आप डिसाइड करा था कि कुछ ऐसा करूँगा जिसमें मुझे इतना बोलना पड़े, या फिर मुझे कोई ऐसा करियर होना चाहिए मेरा? एक चीज़ तो मन में थी कि मुझे एंकर बनने का बड़ा शौक था। और डबिंग आर्टिस्ट भी आपने कहीं बोला कि डबिंग आर्टिस्ट बनने का, एंकरिंग करने का बड़ा शौक था। सो जैसे हम ना बचपन में डिस्कवरी, आपने भी देखा होगा, डिस्कवरी चैनल होता था और वो पीछे हिंदी में बड़ी अच्छी वो डबिंग करते थे। तो सुन के बड़ा मजा आता था, मन होता था कि हम भी ये करें और एक बार ट्राई जरूर करना है कि कैसे करते हैं, ये खुद भी बोलना है। सो वो चीज़ थी। तो मन तो होता था कि हाँ अगर कुछ करना ही नहीं है तो एंकरिंग का एक ऐसा कोर्स। बट क्या न्यूज़ एंकरिंग या फिर क्रिकेट आप सुनते थे? किस फील्ड में क्या एंकर बनना था आपको? एंकर किसी भी तरह का बनना था। क्रिकेट में फ़ायदा ये था कि क्रिकेट की कमेंट्री सुन रखी थी, एंकर्स को देखा हुआ था, तो ऐसा लगता था ये लोग रिश्तेदार ही हैं, क्योंकि बचपन से जो चीज़ आप देखते हुए आते हो तो आप उससे बड़ी इजीली कनेक्ट कर सकते हो। सो ये मेरा मन था कि हाँ जैसे ये लोग बोल रहे हैं ऐसा तो मैं भी ट्राई करूँ। अच्छा लगता था वो चीज़ करना। हाँ, बहुत सारे इंडियन क्रिकेट फैंस जो है वो स्पेशली हिंदी कमेंट्री ऑन करके रखते हैं, बिकॉज द वे सिद्धू अपने पंचेस मारते हैं। पर आप इंग्लिश कमेंट्री सुनते थे? क्योंकि हमारे ज़माने में हिंदी का ऑप्शन ही नहीं होता था। अच्छा, ये आपका ज़माना, आप कितने साल के हुए? वो आप गेस करो एज क्या हो सकती है, लेकिन उस टाइम पे हिंदी कमेंट्री का ऑप्शन अभी कुछ सालों से ही शुरू हुआ है। तब सिर्फ इंग्लिश कमेंट्री हुआ करती थी। पर आप कितने इयर्स के थे जब आपने कमेंट्री सुननी चालू करी? मैंने आँख खोल के कमेंट्री और क्रिकेट को देखा है, तो मुझे ये भी नहीं याद आता कि मैं कितना छोटा था। बस इतना याद आता है कि हाँ मैं क्रिकेट मैचेस देखता था जहाँ पे जो अच्छे अच्छे वर्ड्स होते थे, जैसे ट्रिमेंडस एक वर्ड हुआ, या फिर डेजलिंग, इस तरह के वर्ड, सुपर्ब, ये इस तरह के, क्योंकि वो कमेंटेटर्स बोल रहे होते थे और वो कान में आते थे। उससे बेनिफिट ये होता था कि प्रोनाउंसिएशन हुआ या फिर खुद का एक्सेंट हुआ या आपकी वोकैबुलरी हुई, वो बचपन से ही डेवलप होती चली गई। हाँ, ऐसे यूजुअली होता है कि कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो आपको अपनी मम्मी से मिलती हैं और कुछ पापा से मिलती है। व्हाट वुड यू से कि आपको क्या क्या मिला है? क्या क्वालिटीज़ अपनी मम्मी से मिली है, क्या मिला है पापा से? जहाँ तक मेरे प्रोनाउंसिएशन का सवाल है, जहाँ तक मेरे बोलने का सवाल है, वो सब कुछ तो मम्मी से मिला है, क्योंकि मेरे जो नाना हैं वो एक शायर रहे हैं, बहुत मशहूर शायर रहे हैं अपने वक्त के। अच्छा। सो तमन्ना जमाली उनका नाम है। सो उनका जो एक्सेंट था, उनका जो प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि वो शायर थे, उर्दू अदब से उनका ताल्लुक रहा है, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। सो मम्मी के अंदर भी वही चीज़ है, तो हम लोगों का जो एक्सेंट रहा शुरू से बोलने का, प्रोनाउंसिएशन का भी ख़राब नहीं रहा। सो वो चीज़ तो मम्मी से मिली। पापा से मिली कि पापा बड़े टेक्निकल माइंड के रहे हैं, बड़ा मैकेनिकल का माइंड रहा है उनका। सो कैसे चीज़ों को डिलीवर करना है, कैसे प्लान करना है, वो एटीट्यूड मैंने उनसे इम्बाइब किया है। हाँ, और क्रिकेट किसके साथ देखते थे? क्रिकेट दोनों में से किसी को पसंद नहीं है, ना मम्मी को ना पापा को। वो बस कुदरती तौर पे आप कह सकते हो, नेचुरल मेरे को पसंद आया। बस मैं और भाई वगैरह हम लोग देखते थे बचपन से।
हाँ. सो उन लोगों ने तो छोड़ दिया, उन्हें इतना पसंद नहीं रहा। हाँ, हाँ. मुझे आदत लग गई, मैं क्रिकेट आज भी सबसे ज़्यादा क्रिकेट का ही शौक है। और फिर सीए कैसे हुआ कि सीए आपने डिसाइड करा कि मुझे सीए बनना है? एक्चुअली इसके लिए हमारे एक ट्यूटर जिम्मेदार हैं, क्योंकि मैं तो जाना चाहता था मास कम्युनिकेशन में। इवन आई वाज ऑल सेट कि मुझे इसमें एडमिशन लेना है। अच्छा. मुझे बड़ा पसंद है ये काम, और इसी में एज एन एंकर, चाहे टीवी एंकर हो हाँ. या किसी भी फील्ड में, मुझे एज एन एंकर ही अपना करियर परस्यू करना है। बट हमारे एक टीचर हुआ करते थे अकाउंट्स के, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम मास कॉम में कर रहे हो, इसमें करियर सिक्योर नहीं है। हाँ. बट वो नहीं जानते थे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तो उन्होंने अपना जो एक कैलकुलेशन थी, उनका जो अपना सजेशन था, वो मुझे दिया कि आप ना बेस्ट फील्ड कॉमर्स की रहती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, इसमें आप एडमिशन ले लो, बेटर रहेगा। बट मैं अभी और लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मेरे एग्जाम्पल से आप भी समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं मेरा मन वहीं पड़ा हुआ था कि मुझे कुछ बोलने का या इस तरह का काम करना है। हाँ. और आज वही मैं कर रहा हूँ। तो जो आपका मन होता है, आई थिंक आपको उसकी सुननी चाहिए, रादर देन बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अपने आप को खुद पहचानना ज़रूरी है। पर क्योंकि आपने बोला कि इंग्लिश कमेंट्री होती थी तब, तो ऑफ कोर्स व्हेन यू वर ग्रोइंग अप इतने ऑप्शंस नहीं होते थे कि क्या क्या कर सकते हैं। तभी वो सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ये सब होता था। ऑन द वे, लाइक व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, कब रियलाइज करा कि ये करियर ऑप्शन हो सकता है? मेरा करियर ऑप्शन कभी भी एकदम फिक्स नहीं रखा मैंने। मुझे बस इतना पता था मुझे मेरा बेस्ट देना है। हाँ. अगर एक आप अच्छे स्टूडेंट होते हो तो आपके पास सारे करियर ऑप्शंस वैसे भी ओपन रहते हैं कि हाँ. आप कोई सभी परस्यू कर सकते हो। हाँ. सो एक टाइम पे मेरा ये था कि अब चलो 10th क्लास में अच्छा स्कोर कर लिया है, अच्छे नंबर आ गए हैं, तो साइंस की स्ट्रीम में चले जाओ। मेरे 9 CGP था मेरा। और 12th में? 12th में थोड़े कम रह गए थे, सबको पता चल जाएगा। नहीं, बता दो प्लीज, बता दो। ऑफ कैमरा बता दूंगा मैं आपको, वरना बच्चे डिमोरलाइज हो जाएंगे। इंग्लिश में कितने आए थे ये बता दो। इंग्लिश में तो 80s में थे मेरे मार्क्स। हाँ, इंग्लिश में तो 80s में। मुझे ऐसा बायस लगता है ये कि जो हमारी बोर्ड्स की मार्किंग सिस्टम है उसमें कॉन्वेंट स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें यूजुअली बहुत हायर स्कोर किया जाता है। आई डोंट नो इफ इट इज़ समथिंग टू डू विद हाउ पेपर्स आर मार्क्ड। आई डोंट नो इफ इट्स कि कॉन्वेंट वाले बच्चों को अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। बट आई हैव कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल और मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो इंग्लिश में कुछ पढ़ाई लिखाई की नहीं और सबको इतने 90s में मार्क्स दे रहे हैं। क्या आपको लगता है बायस होती है फॉर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन चेकिंग योर पेपर्स ऑल्सो? ये वही होता है ना, जो पेट भरा होता है ना, उसे भूख का एहसास नहीं होता। ये इसी तरह से है। क्या होता है, कॉन्वेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके घर का जो एटमॉस्फेयर है, जो उनका स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ इंग्लिश इतनी नॉर्मलाइज कर दी जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट भी है। इनफैक्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, लेटर राइटिंग, ये इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आपने भी दिए होंगे, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या ही पूछ रहा है। सिंपल तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होते हैं। हाँ. आप उनका आंसर भी इजीली लिख पर पाते हैं। इंग्लिश का एग्जाम ऐसे नहीं होता सीबीएसई में कि बहुत ही आप फैंसी वर्ड्स लिखो तो ये आपको मिलेंगे। उनकी भी बिल्कुल डेफिनेट आंसर्स ही होते हैं। एग्जैक्टली जो फैंसी वर्ड्स बाकियों को लगते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, वो आपको could be. नॉर्मल लगते होंगे। करेक्ट। तो ये रीज़न रहता है। अदरवाइज आई वुड से कि कॉन्वेंट स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है, अगर वो हम गवर्नमेंट स्कूल में भी डाल दें किसी तरह से, हाँ. उसे इम्प्लीमेंट कर दें, तो आई थिंक इंग्लिश फिर किसी के लिए भी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। बट क्या डिफरेंस है कॉन्वेंट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में? आई थिंक एटमॉस्फेयर सबसे बड़ा रोल तो एटमॉस्फेयर का है, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल के अंदर बच्चे को कह दिया जाता है कि भाई फाइन है, इफ़ यू स्पीक हिंदी देन यू विल बी फाइंड। ऐसा आपके साथ भी रहा होगा। करेक्ट. इवन टीचर्स को भी ये एक एडवाइजरी होती है, गाइडलाइंस होती है कि भाई आप भी क्लास में इंग्लिश में ही बात करोगे। इवन हिंदी वाले को कहा जाता है आप इंग्लिश नहीं बोलोगे, हिंदी के टीचर को इंग्लिश को कहा जाता है कि आप सिर्फ इंग्लिश बोलोगे। पर ये गलत नहीं है? आई थिंक ये गलत किस वे में, किस सेंस में? मतलब आप ऑफ कोर्स इंग्लिश एज अ इन आवर कंट्री रखी जाती है एक पेडेस्टल पे। इंग्लिश आती है तो बेटर आपको, मतलब लोग आपको और बेटर परसीव भी करते हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार लैंग्वेज ही तो है और हिंदी भी तो लैंग्वेज ही है, हिंदी भी तो आनी चाहिए अच्छे से। एक्चुअली ये बात ना सुनने में समझने में बिल्कुल परफेक्ट है, हर कोई इससे एग्री करता है। इवन आई एग्री विद दैट। प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हो, आप किसी कंपनी में कहीं पे भी चले जाओ, आप किसी इवेंट में चले जाओ, आप यही पाओगे कि जो पहले शो भी हिंदी शो होता है ना, उसके लोग भी, जो एंकर हो गए या फिर जो जितना भी प्रोडक्शन होता है, वो लोग भी इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हैं। सो आपको जज किया जाता है। ट्रू. आप इंटरव्यू में चले जाओ, आप इंटरव्यू में जाके हिंदी में इंटरव्यू दो, लोग नहीं देखेंगे आपको, सुनेंगे भी नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है पे पैरिटी भी होती है। एंड आई कैन टॉक अबाउट माय फील्ड ओनली कि हिंदी जर्नलिस्ट को कम पैसे मिलते हैं दैन इंग्लिश जर्नलिस्ट।
सो उसका एक रीज़न कहीं ना कहीं इसलिए भी कनेक्टेड है कि इंग्लिश ना सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ एयर, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मुझे एक अच्छा लॉयर बनना है तो मुझे इंग्लिश आनी चाहिए. अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ. मोटा मोटा तो यही है. सो अगर एक अच्छा लॉयर बनना है तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी. सो हाउ कैन वी से कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज. करियर डिसाइड हो रहा है आपका कि आपको कहाँ जाना है. करेक्ट. इसी के बेस पे अगर आपको पायलट बनना है, आपको कैबिन क्रू बनना है, आई डोंट सी एनी कैबिन क्रू जो हिंदी में बात करते हो. कैबिन क्रू वो सब लोग हिंदी भी बोल सकते हैं बट जो उनकी प्राइमरी लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही रहती है. सो जितनी अच्छी फील्ड्स हैं, प्रोफेशंस हैं, वहाँ इंग्लिश मैंडेटरी कर दी गई है. हाँ. आपका इंट्रोडक्शन विद इंग्लिश और उसको सिखाने का जो आइडिया है ये कहाँ से शुरू हुआ? मैं बहुत लकी रहा कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा जहाँ पे इत्तेफाक से जो टीचर थे इंग्लिश के वो बहुत बेहतर थे. वो ज़्यादा मेहनती थे, इतने हार्ड वर्किंग टीचर नहीं होते. तो उन्होंने मुझे पर्सनली भी मेरे ऊपर बहुत ध्यान देते थे. सो उसका फ़ायदा ये रहता है कि 5th क्लास के अंदर, ये 5th 6th की मैं बात बताऊँ आपको, जहाँ बच्चा छोटा ही होता है, वो मुझे स्पोकन की प्रैक्टिस कराया करते थे. मतलब ही वुड कॉल मी कि कम हियर एंड ही जस्ट स्टार्टेड द टॉपिक कि भाई कुछ भी टॉपिक है उस पर बोलना है. सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया या फिर हाउ डिड यू स्पेंड योर डे, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उस पर बात करते थे. एंड ही वाज आई थिंक ही हैज़ डन मास्टर्स फ्रॉम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी. तो काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे वो शख्स थे. ही इज़ नो मोर अनफॉर्चुनेटली. सो उन्होंने, एक होता है ना ऊपर वाला जरिए बना देता है, तो ही वॉज द रीज़न कि जिसने मुझे इंग्लिश को इतना ईजी मेरे लिए बना दिया कि फिर मुझे उसमें कुछ नहीं लगता था. बाकी जब समर वेकेशंस होते थे तब मैं ध्यान देता था कि ग्रामर के अंदर ये टेंसेस कैसे बना है, इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आ रही है, ये वो. तो मेरे अंदर एक होता है ना ब्लड में वो चीज़ें बैठ गई ग्रामर की. ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रही. पर घर वालों के सामने जब आप इंग्लिश बोलते हो क्या वो आपको टीज करते हैं? जैसे मेरे घर वाले ज़्यादा इंग्लिश में बात करते तो ओह वाह 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 क्या इंग्लिश में बात कर रहे हो ऐसे. नहीं, मेरे घर वाले बड़े लिबरल हैं. वो मैं उनके आगे बोल ही नहीं पाता. मुझे पता है क्या रिएक्शन आएगा. तो इसलिए मुझे समझ में आया हुआ है, एकदम मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट है कि कोई इंग्लिश का वर्ड घर में नहीं बोलना है. तो हाँ, for 1.5 years आपको कुछ आप बीमारी भी हो गई थी. You want to talk about that? Actually, some things happen for your betterment, I think. Okay. क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं होता. आप सोचते हो कि ये मेरा बुरा वक्त है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन God has different plans for you. So वो मेरे साथ रहा कि मैं जब अपनी CA जर्नी स्टार्ट की थी, उसका एंट्रेंस होता है, मैंने वो क्रैक करके अपना मेरी आगे क्लासेस हो रही थी, पहली बार में क्लियर कर लिया था. सो उसके बाद जब हमारी क्लासेस चल रही थी और मेरा फिर इंटरमीडिएट होता है हमारा, IPCC होता था उस ज़माने में. सो मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तब अनफॉर्चुनेटली मुझे एक डिजीज़ हुई थी, मेनिंजाइटिस नाम की डिजीज़ रही, जिसकी वजह से मेरा करियर सब कुछ ऐसा आई वुड से कि रुक ही गया था. बट तब तो बुरा लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता था अगर वो ना रुकता तो फिर मैं ना कोचिंग पढ़ाता ना ट्यूशन्स पढ़ाता. क्योंकि मैं हमेशा बोलता था आई नेवर वांटेड टू बी अ टीचर. यार एक टीचर नहीं बनना है, ट्यूटर नहीं बनना है. इनफैक्ट इफ यू वांट टू बी अ टीचर देन बी अ गवर्नमेंट टीचर और प्रोफेसर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन मैं कभी ट्यूटर नहीं बनना चाहता था. बट होता है ना कभी कभी जिस चीज़ से आप भाग रहे होते हो आपके पीछे चल के आ जाती है. सो मैं ट्यूटर भी बना, मैंने ट्यूशन्स भी दिए. एंड फिर वहाँ से जो चीज़ें थी वो रॉक टू बॉटम बिल्कुल चेंज हुई. सो पर 1.5 years जब आप हॉस्पिटल में हो, फिर आप बाहर आए, मतलब होप थी दैट आप बिल्ड कर लोगे अब जो भी है, या फिर थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील करा एंड देयर वाज समबडी हु एक्चुअली मोटिवेटेड यू? सानिया, होता है क्या है, जब आप अपनी लाइफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट देख लेते हो ना, उसके बाद जितना भी ऊपर है ना वो ऊपर ही है. फिर हाई पॉइंट ही रहता है. तो जब आपका गैप आ जाता है आपकी पढ़ाई में, आपके करियर के अंदर, तो फिर आप सोचते हो अब इतना गैप आ चुका है, इससे बुरा अब क्या ही होना है. एग्जाम निकल गए, प्रिपरेशन खत्म हो गई, हेल्थ वाइज यू आर स्टिल नॉट फीलिंग वेल, तो फिर और क्या ही होना है. आपको क्या हुआ था, इफ यू कैन एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स? मेनिंजाइटिस नाम की एक डिजीज होती है जिसके अंदर आपकी जो ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है वो बर्न हो जाती है, बर्न होने लगती है. तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ, यू मे कॉल ट्यूबरकुलोसिस. बाकी एंड व्हाट कॉजेस इट? आई डोंट नो क्या कॉजेज हैं इसकी. तो ये मतलब मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि अपनी सेहत पे ना ध्यान देने से कितना नुकसान हो सकता है. बट हाँ, आज अच्छा लगता है कि जो चीज़ हुई अच्छे के लिए हुई. अगर ना वो होता तो मैं अपना किसी और लाइन में होता, कुछ और कर रहा होता. बट या सो उसके बाद फिर कोई डर नहीं रहा मन में, क्योंकि इतना कुछ आप देख चुके होते हो, इतना बुरा वक्त देख चुके होते हो, सब कुछ देख चुके होते हो, तो फिर आगे तो सब कुछ अच्छा ही लगता है कि हाँ ठीक है. आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ इट इन एनी वे.
तो उसके लिए मैं बस भागना चाहता था कि कुछ भी कर लूँगा, बस इस लाइफ से निकलना है, ये मुझे ऐसी बीमारों वाली लाइफ नहीं जीनी है। सो दैट वाज माय मोटिवेशन, जो कि मुझे लगता है किसी और से नहीं आया, वो खुद की सिचुएशन देख के आ जाता है। और कितना टाइम लगा टू गेट बैक अप? ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि मैंने ट्यूशन्स जब स्टार्ट करे देन फिर लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है आपकी, कि आपका एक रूटीन बनता है। फिर दोबारा से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया, बुक्स लाए, एग्ज़ाम फॉर्म भरा एंड देन ऑफिस ज्वाइन किया। एंड हमारी यहाँ आर्टिकलशिप होती है हमारी, तो 3 साल की CA की जर्नी के अंदर, CA कोर्स में वो ज्वाइन करी एंड दैट जस्ट चेंज माई लाइफ। Then how did this YouTube channel happen? एक्चुअली ट्यूशन्स पढ़ाने तो लाइक मैंने स्टार्ट कर दिए थे, फिर ऑफिस ज्वाइन कर लिया। फिजिकल ट्यूशन कर रहे थे कि बच्चे आते थे पढ़ते थे? हाँ, ऐसा था। सो वो जो स्टार्ट कर दिए थे, और वो सिर्फ एक पर्पस के लिए किए थे, शॉर्ट टर्म के लिए, कि भाई किसी तरह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, स्टडीज़ को। लेकिन फिर ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, बट मैं उसे बंद नहीं कर पाया, क्योंकि ट्यूशन्स के बारे में जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं वो समझ सकते हैं कि ट्यूशन्स एक ऐसी एडिक्शन है कि आप स्टार्ट कर देते हो, ख़त्म नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको अच्छा लगने लगता है फिर उसी में। आपको बच्चे अच्छे लगते थे? मुझे दूसरों के बच्चे अच्छे लगते। सो उन लोगों को पढ़ाना, और फिर मेरी टेक्निक्स भी शुरू से ही अलग ही रही थी। मैं उस तरह से देखता ही नहीं था चीज़ों को कि रटवा के, स्पेशली लैंग्वेज तो इतना वास्ट, इतना ब्रॉड है सब्जेक्ट कि जिसको आप रटवा ही नहीं सकते। सो मैं रटवा के कभी नहीं पढ़वाता था, तो इसी से बच्चे और जो सोसाइटी थी वो सब लोगों को समझ में आ गया था कि देयर इज समवन हु इज टीचिंग इंग्लिश इन अ वेरी डिफरेंट वे, सो हु इज दिस गाय। आप इंग्लिश ही पढ़ाते हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते? हाँ, जबकि मेरा एक्सपर्टीज कहीं ना कहीं अकाउंट्स और बिजनेस के अंदर है, टैक्स के अंदर है, वो ज़्यादा अच्छे सब्जेक्ट लगते हैं, उसमें ज़्यादा माथा मारा है। लेकिन शौक शुरू से कहीं ना कहीं बचपन में, मैं आपको लेके जाऊंगा कि इंग्लिश का वो जो सबकॉन्शियस माइंड में बचपन में बैठी ना वो चीज़, उसने आगे तक के लिए मोटिवेट रखा। और मैं लिटरेचर में कुछ करना चाहता था। लिटरेचर, आज भी मुझे लिटरेचर, इवन मैंने फिर मास्टर्स किया लिटरेचर में इंग्लिश के अंदर बाद में। सो इसी वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट इसी में था, तो उसे कंटिन्यू किया। मिलेनियल्स में मुझे लगता है इंग्लिश ऑनर्स जो है, थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ये कोर्स जो है, मतलब इवन दो हाईएस्ट कट ऑफ्स भी होते हैं, इको ऑनर्स के बाद बीकॉम ऑनर्स का इंग्लिश ऑनर्स ही होता है, बट पीपल थिंक ऑफ इट एज यार कि ये क्या कोर्स है, इसमें क्या पढ़ाएंगे। डू यू हैव समथिंग जिससे उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है? आई थिंक इंग्लिश लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, इसका अगर आप कोर्स देखेंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स हो, इसके मास्टर्स देख लो आप, सो उसका जो सिलेबस है वो इतना खूबसूरत सिलेबस है कि आपको उसमें हिंदी की गोदान भी पढ़ने को मिलेगी, प्रेमचंद की, और वहीं आपको फॉरेन राइटर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर हुआ, ब्रिटिश लिटरेचर हुआ, ये भी आप पढ़ पाते हो। कैनेडियन लिटरेचर को भी आपको पढ़ने को मिलता है, अफ्रीकन लिटरेचर भी आप पढ़ते हो। तो जब आप लिटरेचर पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं उस कंट्री का, उस जगह का पूरा आपको जो उसका फैब्रिकेशन है ना, क्या उनका कल्चर है, वो सब भी आपको समझ में आ जाता है। सो अगर आप मन से पढ़ने की कोशिश करोगे इन सभी चीज़ों को, तो आपको पूरे वर्ल्ड की जो एक थॉट होती है, कॉमन प्रोसेस होता है, जो लोगों का जो एग्रीव्ड लोग होते हैं, जो विक्टिमाइज्ड हैं, उन सब का कैसे उनको सप्रेस किया गया है पास्ट में, वो सब भी जानने को मिलता है। सो आई थिंक इंग्लिश लिटरेचर इज़ नॉट जस्ट लाइक कि आप इंग्लिश सीख रहे हो यहाँ, नो, इंग्लिश तो बल्कि सीखते ही नहीं हो। इंग्लिश सिखाने का उनका तरीका अलग है। इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है कि आपको पढ़वा इतना देते हैं, इतना पढ़वा देते हैं कि वो वर्ड्स, वो वोकैबुलरी, वो ग्रामर के रूल्स, वो स्टेटमेंट्स, वो आपके माइंड में फिट बैठ जाते हैं। आप जान के हैरान होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं लिटरेचर के बारे में, आपको लिटरेचर में ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, सो ग्रामर नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ लिटरेचर पढ़ा रहे होते हैं आपको। ऐसा इसीलिए कि आप वो सब पढ़ोगे तो आपको बाकी चीज़ों का अपने आप ही आइडिया हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा, जो मैंने फील किया, कि आपको हिस्ट्री की बड़ी नॉलेज होगी, आप दुनिया से खुद को कनेक्ट कर पाओगे, और वो भी इतने खूबसूरत तरीके से जो आप सोच भी नहीं सकते। सो या, गिव मी 3 रीजंस व्हाई इंग्लिश ऑनर्स करना चाहिए। फर्स्ट रीजन, एक तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, एंड विच इज़ द बिगेस्ट डिमांड, जो कि आज के दौर में, अगर इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड इन योर करियर, सो इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंडली, आपको अपनी हिस्ट्री और इंटरनेशनल हिस्ट्री का पता चलेगा। थर्ड, आपको अपने कल्चर के अलावा जो दूसरों के कल्चर्स हैं, फॉरेन कल्चर्स हैं, उनके क्या ट्रेड्स रहे हैं, और उन्होंने कैसे अपने अपने कल्चर को डेवलप किया है, उसके बारे में आपको पता चलेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपका माइंड पूरा खुल जाएगा, आपको बाकी दुनिया के बारे में पता चलेगा। आई थिंक वही सब कुछ हम करते हैं बाहर घूमकर भी,
किताबें पढ़कर भी। हाँ। तो इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है, एक ऐसा कोर्स आता है जहाँ आप एक ही कोर्स करके इतना कुछ हासिल कर सकते क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, और अभी जो आईएएस वाले कोचिंग सेंटर में हाँ जी। इंसिडेंट हुआ था, क्या आपको लगता है, और एकदम से द नेक्स्ट थिंग दैट पीपल वर स्टार्ट डिस्कसिंग वाज कि विकास दिव्यकीर्ति इतने चुप क्यों हैं, या फिर अवध ओझा इतने चुप क्यों हैं इस इशू के बारे में? क्या आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर बनने के बाद वो अकाउंटेबिलिटी भी आप पे आ जाती है कि अब आप भी बोलो इस इशू के ऊपर, और आपको कभी वो प्रेशर फील हुआ है कि ये वाले इशू के ऊपर मुझे बोलना चाहिए, लाइक द आईएएस थिंग दैट हैपेंड? जहाँ तक अभी रिसेंट ये जो इंसिडेंट हुआ उसकी बात है, सो आई थिंक कभी कभी क्या होता है कि हम अननेसेसरीली भी लोगों को किसी चीज़ के लिए ब्लेम करने हाँ। लगते हैं। तो ऐसा तो पहली बार नहीं हो रहा था कि बेसमेंट में कोचिंग नहीं चल रही है, बेसमेंट में काम नहीं हो रहा था। वो अनफॉर्चुनेट था, बहुत अनफॉर्चुनेट था कि वो वहाँ ऐसा इंसिडेंट हुआ। लेकिन उसमें विकास सर का क्या रोल था मुझे अभी तक नहीं समझ में आता है। एंड जितना वो बच्चों के बारे में सोचते हैं और जितना काम वो हैं और जितने मैंने उनसे बात की हुई है, जैसे उनके थॉट्स हैं, वो बिल्कुल भी अलग नहीं है जो वो अपनी वीडियोस में है। सो उनके ऊपर अननेसेसरीली ब्लेम करना तो गलत ही था। बट हाँ, ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बहुत आइडियलिस्टिक रहो, आप हर चीज़ में कहीं कोई कमी ना रह जाए आपकी। सो ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम लोग पढ़ाई के अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं। तो उसमें विकास दिव्यकीर्ति सर को जिस तरह का लोगों ने कहना शुरू किया था या कि जो भी उनके ऊपर ब्लेम कर रहे थे, वो बहुत अनफॉर्चुनेट था क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, पर्सनली भी उनसे मिला हूँ। सो वो जैसे वीडियोस में हैं, पर्सनल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी वो वैसे ही हैं, बच्चों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। और उनका आई डोंट नो कि क्या कनेक्शन था उससे। हाँ, उनका भी बेसमेंट में कोचिंग था लेकिन वहाँ कुछ हुआ नहीं था। और उससे पहले भी दुनिया भर के बेसमेंट में काम चल रहे हैं, कोचिंग्स भी चल रही हैं, दुनिया भर के काम हो रहे हैं। जब तक कोई चीज़ नहीं होती अनफॉर्चुनेट, तब तक कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। हो जाती है तो सब ब्लेम करने लगते हैं हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर। सो आई डोंट नो कि उनका उसमें क्या रोल था, मुझे ज़्यादा इस बारे में मालूमात नहीं है। बस हाँ, इतना पता है कि फिर भी उन्होंने आके इस चीज़ को क्लियर किया था, आई थिंक कॉम्पनसेट भी किया था कुछ। और आई थिंक उन्होंने जो भी नेसेसरी एक्शन लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है उनसे, क्योंकि वो इस तरह के इंसान है कि अगर कोई उन पे बात आती है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। सो उन्होंने स्टेप्स लिए होंगे। और ये हमारे साथ इसलिए ज़्यादा नहीं होता, हमारे ऊपर बात इसलिए नहीं आती क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। इफ़ आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग ग्रामर, तो मैं उसके अलावा कहीं हटता ही नहीं हूँ। तो किसी तरह की अननेसेसरी कंट्रोवर्सी या किसी और टॉपिक पे बात कम ही करते हैं, ये शुरू से आदत रही है। सो अभी भी वैसा ही है, किसी टॉपिक पे ऐसी सच बात होती नहीं, तो हमसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि कुछ बोलेंगे। और कभी कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, उस पर बोलना ज़रूरी होता है, वहाँ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कैलकाटा में रिसेंट अनफॉर्चुनेट बहुत रहा, रेप केस हुआ था, तो उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी और जो कि उठानी भी चाहिए थी, तो वहाँ बोले। अदर देन दैट कोई पॉलिटिकल मैटर है या किसी और का मैटर है तो उसमें हम लोग नहीं बोलते। जैसे इन्फ्लुएंसर्स लाइक खान सर या फिर विकास सर या अवध ओझा, उनके स्टूडेंट्स जो हैं और इवन ऑन सोशल मीडिया पे जितने फैंस हैं, उन्हें भगवान का पेडेस्टल पे रख देते हैं। ऑफ कोर्स टीचर्स को अगर आप भगवान मान रहे हो वो सही है, पर व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? क्या आपको लगता है कि टीचर्स को भगवान वाला जो पेडेस्टल है वो देना चाहिए? आई थिंक रिस्पेक्ट इज़ एन एलिमेंट विच शुड बी कंसिडर्ड। ओके, दैट्स फाइन। अगर आप रिस्पेक्ट देना चाह रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन भगवान चाहे कोई टीचर हो, कोई एक्टर हो या कोई भी हो, आपको उस लेवल पे जब आप ले जाते हो तो आप ये मान के चलते हो कि ये इंसान कभी कोई गलती नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं ना, टू अर्र इज़ ह्यूमन। अब वो इंसान अगर गलती करता है तो आप इमोशनली भी बड़े हर्ट हो जाते हो और आप फिर उसको गालियाँ दोगे, आप उसको भला बुरा कहने लगोगे। सो इट्स बेटर कि आप इतना एक्सपेक्ट ना करो। अगर आप नॉर्मल रिस्पेक्ट एक टीचर जो डिजर्व करता है वही दे दो तो काफ़ी है। और जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, उसको प्रेस करो। एंड आई थिंक ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। Who are influencers that you follow? टू बी ऑनेस्ट, मैं सोशल मीडिया इतना चलाता नहीं हूँ, यूट्यूब इतना यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये आप समझ सकते हो कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप अगर पूरे टाइम ये सब करते रहते हो, इंटरव्यू करते हो, लोगों से बात करते हो, तो आप इसको एक काम की तरह लेने लगते हो। और फिर जब फ्री टाइम होता है तो आप इसको यूज़ नहीं करते हो। यूज़ करते भी हो तो सिर्फ अपने वर्क रिलेटेड। सो मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो मेरा स्क्रीन टाइम तो 8 घंटे है। वो अपनी वीडियोस देखने का ज़्यादा होता है। सो मैं बहुत ज़्यादा किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करता। रैंडमली कोई सामने आ जाता है तो उन्हें देख लेते हैं। बट हाँ, टीचर्स ही ज़्यादा होते हैं जिन्हें मैं देखना पसंद करता हूँ, जिसमें विकास सर बहुत अच्छे हैं। विकास सर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अलग सर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इन लोगों के कुछ किसी टॉपिक पे वीडियोस होते हैं तो मुझे पता होता है कि कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। और
क्या कोई गलती कर रहे हैं आपके हिसाब से, जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स अब टीचर्स बन गए जिन्हें बोलते हैं एजुकेशन इन्फ्लुएंसर्स, इसका कुछ बैड साइड भी है क्या? क्या कुछ लोग कुछ कर रहे हैं इसका एक आई डोंट नो कि ये डेलिबरेटली किया गया है या नहीं, बट हाँ एक चीज़ तो गलत हुई है। गलत जो मुझे लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने विकास सर को देखा, वो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया, किसी ने किसी और टीचर को देखा तो वो आईआईटी के लिए ज़्यादा या जेई के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया कि मुझे यही करना है। अब उससे हुआ क्या कि उन टीचर्स ने शायद उनसे नहीं कहा कि आपको सिर्फ यही करना चाहिए, वो तो जो स्टूडेंट जिनको वो पढ़ा रहे उनको ये बात बोल रहे थे। बट बच्चे क्या होते हैं, समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा उन टीचर्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने करियर का फैसला उन टीचर्स को माइंड में रखते हुए करने लगते हैं। अब वो ये भूल जाते हैं कि अगर मैं चाहे यूपीएससी की बात करूँ, जेईई नीट की बात करूँ, बड़े एग्ज़ाम्स हैं और कम्पैटिटिव एग्ज़ाम है, लिमिटेड सीट्स हैं, सीट्स उतनी रहनी है, बच्चे बढ़ चुके हैं। अब वो ट्राई कर रहे हैं, बट दे डोंट नो कि वाकई में वो उस चीज़ को बिलोंग करते भी हैं कि नहीं। अब वो फिर क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोटा के अंदर बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, अननेसेसरी लाइक प्रेशर ले रहा है बच्चा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा है छोटे से बच्चों के बीच में, क्योंकि उन्होंने देखा है कि टीचर्स को देख लिया या अपने क्लास फेलोज़ को देख लिया कि वो लोग ये कर रहे हैं तो हम भी वो चीज़ करें। सो आई थिंक ये एक बैड साइड है कि कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन इतना हो गया एजुकेशन का, जिसकी वजह से बच्चों को अपना करियर डिसाइड करने में या गलत करियर चूज़ करने में ज़्यादा बच्चे नज़र आ रहे हैं अब हमें, कि सब एक ही फील्ड में जाना चाहते हैं, 2-3 ही फील्ड उन्हें नज़र आती हैं, कोई बाकी चीज़ नहीं करना चाहता। बट हुज टू ब्लेम? क्योंकि फॉर जेन ज़ी एटलीस्ट इतने सारे ऑप्शंस हैं अब काम करने के, जो क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इन्फ्लुएंसर भी बनना है। डू यू थिंक कि कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की अवेयरनेस इतनी नहीं है? ये मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ कि बच्चों को आज के दौर में जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी सही से काउंसलिंग नहीं हो रही है। उनका जो मॉडल है, जो हमारा पहले से मॉडल है कि भाई बच्चा कॉलेज जाएगा, वहाँ से ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, एकेडमिक्स में जाएगा या फिर गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, वो सब चीज़ें बड़ी लिमिटेड कर दी गई हैं। जबकि आई थिंक पिछले 5-7 साल से चीज़ें बहुत बदली हैं, और अब ऐसे ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के पास हैं जिसमें करियर बहुत अच्छा है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, वैकेंसीज़ भी ज़्यादा है, लेकिन एक माइंड में हम लोग एक तो ये रहता है कि सरकारी नौकरी चाहिए। जब भी हम आपसे बोलेंगे कि कोई किससे बोलता है कि क्या बनना है बच्चे को, तो कहते हैं कामयाब बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। इसके मुंह पे डॉक्टर इंजीनियर ऐसा बना हुआ है। अगर कोई कहे कि भाई मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक थंबनेल डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, ये कभी किसी के मुंह पे ही नहीं आता। जबकि आई थिंक एक फोटोग्राफर हुआ या फिर एक ग्राफिक डिज़ाइनर हुआ या एक वीडियो एडिटर, ये इस तरह के प्रोफेशंस हैं। इवन फैशन डिज़ाइनर भी इतनी डिमांड में ये सारी चीज़ें हैं कि एक डॉक्टर इतना अच्छा नहीं अर्न कर रहा, या इतनी अच्छी उसकी जॉब नहीं है जितनी इन लोगों की जॉब है, सुकून है, अच्छा अर्न कर रहे हैं। सो ये हम लोगों का भी कसूर रहा है एज अ सोसाइटी भी, कि हमने सिर्फ 2-3 प्रोफेशन को ये कामयाबी का दूसरा नाम मान रखा है। वो हमें बदलना चाहिए, और उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट भी इस बारे में कुछ उनको भी सोचना चाहिए कि कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हों जहाँ पे ये कोर्सेज हो। फॉर एग्जांपल आपको जान के हैरानी होगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कई कोर्सेज का कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही नहीं आता, कोई है ही नहीं, बच्चा प्राइवेट ही जाके कर रहा होता है ये सारे काम। सो इस तरह के काम हैं जो आज के दौर में बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट कॉलेजेस खोलने चाहिए, उनका भी कोर्स बनाना चाहिए ताकि बच्चे उधर भी जा सकें, उन फील्ड्स को भी एक्सप्लोर करें। पर ये जो सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन है इंडिया में, वो कैसे कम होगा? क्या आपको लगता है ये कम हो रहा है या फिर बढ़ ही रहा है? इसके लिए तो सीधा सीधा मैं बोलूँगा कि जितना कमर्शलाइजेशन हुआ है एजुकेशन का, उसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो यही है कि वैकेंसी नहीं आती हैं, लेकिन टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं, कोर्सेज वो बच्चे खरीद रहे हैं, और उस वजह से किसी का तो फ़ायदा नहीं होता। हाँ, वो जो कोचिंग्स हैं, वो संस्थाएं हैं, वो अपना फ़ायदा कर रही हैं, उनका तो बिजनेस चल रहा है, लेकिन बच्चे का क्या होगा इसमें? बच्चा तो वहीं अटका हुआ है। पिछले 5 साल से वो एक ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है जिसकी वैकेंसी नहीं आ रही। अगर आ भी रही है तो वो कॉम्पिटिशन इतना कट ऑफ हाई गई। इवन अगर हम एग्ज़ाम की भी बात करें तो एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जा रहा है। अब बच्चा जो एक स्टूडेंट है जिसकी जवानी पूरी निकल रही है इसी सब में, उसके लिए बड़ा नुकसान हो रहा है। सो आई थिंक गवर्नमेंट जॉब का जो सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन है वो इसी तरह से कम होगा कि एक तो ये जो टीचर्स हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी भी करा रहे हैं, वो भी बच्चों को थोड़ा काउंसलिंग करें। ठीक है, ये उनके प्रॉफिट की बात नहीं है, उन्हें इससे फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कम से कम बच्चों की लाइफ बदलेगी।
वो जो कहने लगते हैं ना कि नहीं अभी तुम 12 घंटे जागो, मेहनत करो, तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, ये होगा वो होगा, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव मोटिवेशन है, क्योंकि वो बच्चा भी उस लाइन में खड़ा हो गया है जो शायद उसके लायक ही नहीं, उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, उसका इंटरेस्ट शायद किसी और चीज़ में हो, लेकिन उसको इतना मोटिवेट कर दिया जाता है कि नहीं तुम सरकारी नौकरी की ही तैयारी करो, जहाँ पे ना वैकेंसी ढंग से आ रही है, ना एग्जाम ठीक से कंडक्ट हो रहे हैं, वहाँ के नंबर तो लेस होने चाहिए, बच्चे उन एग्जाम की तरफ कम जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, बच्चे प्रोफेशनल स्किल्स की तरफ ज़्यादा जाएं, इससे हमारा सबका फ़ायदा हो। बहुत सारे लोग, जैसे आपने बोला, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं क्लियर हो पाता और वो फिर से ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। कब होना चाहिए वो अलर्ट, या फिर कब पता चल जाना चाहिए कि यार अब बंद कर दो तैयारी करना है इसके लिए? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हमें पूरी फुल अपॉर्चुनिटी होती है कि हम कितने भी टाइम्स अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो हमें ना किसी तरह का प्रेशर नहीं रहता, हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता, हमें गाइडेंस नहीं मिलती, कोई हमारे घर आके ये नहीं बोलेगा कि भाई बस अब तुमसे नहीं होगा। अब बोलने वाला आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बोल देगा, चाहे आप काबिल हो या ना हो। तो ये कोई एक चेक नहीं लगा हुआ है जिससे ये पता चल सके कि अब मुझे रुक जाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो अटेम्प्ट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो कम किए जाए, ताकि बच्चे को आइडिया तो लग जाए, स्टूडेंट को पता चल जाए यार मेरे पास 2 ही अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है, इसके बाद मेरे पास अटेम्प्ट ही नहीं है, यानी मैं कुछ और देख लूँ। और ऐसा बहुत सारे कोर्सेज में होता है जहाँ बच्चे को फील तो अच्छा होता है, स्टूडेंट को बड़ा अच्छा फील होता है कि यार मेरे को अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, अभी अगली बार कर लूँगा, अगली बार कर लूँगा। लेकिन ऐसा करते करते कब नवंबर से मई से नवंबर होता चला जाता है, कब साल से दूसरा साल होता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर उसका एंड क्या हो रहा है, इस पे बात भी नहीं होती बहुत ज़्यादा, कि जो हमारा यूथ है वही डिप्रेस्ड है, हमारा यूथ ही बिल्कुल डायरेक्शन लेस है, उसको पता ही नहीं कि मुझे जाना क्या है। और उसका रीज़न ये है कि वो इतना टाइम वहाँ लगा चुका होता है जहाँ पे उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा, वसूल नहीं हो रहा। मुझे इस तरह के बढ़ते रहे मैसेजेस आते हैं जहाँ बच्चे पूछते हैं सर मैं इतने साल से उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरा नहीं निकल रहा है, बताइए अब मैं क्या करूँ। अब मैं उसे क्या सजेस्ट करूँ कि 4 साल निकलने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपना कीमती समय, क्योंकि अब लाइफ स्पैन भी हमारा वो नहीं रहा है कि अब 60-70 आपकी एवरेज एज रह गई है, आने वाले टाइम में शायद वो 50 रह जाए, चाहे वो 45 हो जाए। तो हमें जो भी करना है जल्दी करना चाहिए, एक प्लान बनाना चाहिए कि अगले 4 साल में ये करना है, मुझे ऐसे से करना है। और फिर अगर हो रहा है ठीक है, वरना कुछ और ट्राई करना है। हाँ, मोटिवेशन स्पीकर्स पे आपका क्या टेक है कि कैसे लगते हैं वो आपको? मोटिवेशनल स्पीकर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जब तक कि आपको उनकी मोटिवेशन की जर्नी ना पता चले कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्योंकि एज सुन एज यू जस्ट गेट टू नो देयर रियलिटी, आपका फिर सारा मोह भंग हो जाता है। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो अपनी लाइफ में ही कहीं किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं, वो वही नहीं कर रहे होते जो आपको ज्ञान दे रहे होते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर को आप यूज़ करो, मुझे तो यही कहना है। यूज़ मतलब अगर आपको डीमोरलाइज फील हो रहा है, आपको किसी को देखकर अच्छा लग रहा है, किसी को सुनकर अच्छा लग रहा है, सिर्फ इतना रखो। उनके जिसे कहते हैं कि ब्लाइंडली उनको फॉलो करने लगना, हर चीज़ के लिए उन पे डिपेंड हो जाना कि वो मुझे मोटिवेट करेंगे तो ही मैं जाऊंगा आगे, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को गुलाम बना रहे हो। आप अपनी सोच के खुद मालिक होने चाहिए हो, और आपकी लाइफ से बड़ा आपका मोटिवेशन कोई और नहीं हो सकता। आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और कोई मोटिवेशन आपको आई थिंक फिर चाहिए नहीं होता लाइफ में। आज का जो यूथ है वो बहुत ही सोशल मीडिया एडिक्शन की तरफ जा रहा है, एंड देयर आर गेम्स आल्सो, बेटिंग एप्स भी होते हैं ऐसे जिसपे बहुत सारा यूथ है जो अपना टाइम स्पेंड करता है, पैसे स्पेंड करता है, और फिर ऑफ कोर्स रिजल्टिंग इन मनी लॉस्ट, टाइम लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट। उस पे आपका क्या टेक है? ये सबसे भयंकर मुद्दा है, मुझे लगता है इट्स वेरी डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर यूथ, क्योंकि ऐसे अनगिनत मामले हैं जहाँ पे बच्चा गेमिंग ऐप यूज़ कर रहा था और वहाँ उसने अपने पेरेंट्स का कार्ड लिया, लगाया और लाखों रुपए उस पर वो हार गया। इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही, मैं खुद हैरान हूँ। इसके ऊपर एक्शन लेने चाहिए और बहुत जल्द लेने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इस तरह के मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि सर मुझे हेल्प कर दो, मैंने इतने पैसे गेमिंग ऐप में लगा दिए, अब मेरे पास बचा नहीं है कुछ। इवन अभी रिसेंट केस हमने देखा जहाँ पे एक बच्चे ने 96 लाख अपने फैमिली के गेमिंग ऐप में लगा के हार गया वो, जहाँ के वो बच्चा जेई मेंस क्वालिफाइड बच्चा था, यानी इतना काबिल बच्चा था, लेकिन एडिक्शन तो किसी को भी लग सकती है। और ये किसी भी तरह के गेम हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जितने भी गेम आपको किसी तरह के गैम्बलिंग में लेके जा रहे हैं या किसी तरह की बेटिंग में लेके जा रहे हैं, चाहे वो गेम्स हो या कोर बेटिंग एप्स हो, वो गलत ही हैं आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि आप इसको अगर खेलते रहोगे आप अपना करियर, अपनी लाइफ सब कुछ खत्म कर लोगे। क्या आपको लगता है कि
क्योंकि नौकरियां नहीं है, ये वाली चीजें ज्यादा लोग इसमें घुसते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट जस्ट द रीजन फॉर दैट। आई थिंक ये जो सोशल मीडिया में जो फ्लॉन्ट करना और वो जो शो ऑफ करने का एक कल्चर चल गया है ना, कि मुझे भी यही वाला ब्रांड का फोन लेना है, यही वाली गाड़ी लेनी है, उसने बच्चों को, खासतौर से यूथ को परेशान कर दिया है। वो चाहते हैं कि शॉर्टकट पैसे कमाने का कहीं से निकाल लें, और उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी हैं। वही हम देख रहे हैं कि बैटिंग एप्स लोग यूज कर रहे हैं, गेमिंग एप्स। उन्हें ऐसा लगता है कि यार क्या नौकरी करनी, क्या 30-40 हज़ार रुपए महीने के कमाने हैं, एक काम करते हैं जल्दी से, यहाँ लाखों रुपए कमा लेते हैं ऐसे करके। इवन बहुत सारे बच्चे यूट्यूबर बनना चाहते हैं या रील्स बना रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जितने भी ज़्यादातर कामयाब अच्छे यूट्यूबर्स हैं या क्रिएटर्स हैं, वो प्रोफेशनली बड़े साउंड हैं। वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई टीचर है। फॉर एग्जाम्पल मैं विकास सर की बात करूँ, वो यूपीएससी खुद क्वालिफाइड है, तब जाके उन्होंने टीचिंग का अपना शुरू किया, उसके बाद फिर वो यूट्यूब पर आए। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, अपनी बाकी सब चीज़ें छोड़ के कॉमेडी के नाम पे, क्योंकि ऐसा हुआ है ना कि 2-4 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, क्रिएटर्स भी हैं, जो कुछ नहीं करते हैं। हाँ। जो सिर्फ अपनी उल्टी सीधी बातें करके, किसी के बारे में कुछ बोल के, कुछ ऊट पटांग हरकत करके फेमस हो गए और उनको थोड़े से पैसे मिल गए। अब आज के यूथ को लगने लगा कि यार वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ, क्या फायदा पड़ के। I'll give you an example कि बहुत सारी मैंने मीम्स भी देखे हैं कि एक इंसान है, वो कॉर्पोरेट में 9 to 5 काम कर रहे हैं, और वो देखता है दूसरी जगह कि वड़ा पाव गर्ल तो इतना कमा रही है, बिग बॉस में जा रही है, वो इतने पैसे कमा रही है। तो क्या लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि क्या हम भी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, हम भी फेमस हो जाएंगे, या हम भी कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे हम फेमस हो जाएं? ये एक बहुत बारीक सी चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी कि आप ना सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे होते हो, आप साथ में अपनी इज्जत का भी सौदा कर रहे होते हो। अगर आप कुछ ऊट पटांग बोल के, कोई उल्टी सीधी हरकत करके, कोई चोरी करके आप पैसा कमा रहे हो, पैसा तो किसी गैंगस्टर पे भी हो सकता है। बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन क्या वो रास्ता सही है, क्या वो तरीका सही है? क्या आप अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? 4 लोग आपको देख रहे हैं, आपकी उल्टी सीधी हरकतें करके देख रहे हो, फिर वो आप पैसा हासिल करके फ्लॉन्ट कर रहे हो कि देखो मैं कितना अमीर हो गया। क्या ये रास्ता आपको चुनना है, या फिर वो रास्ता चुनना है कि एक डॉक्टर है, हो सकता है उसकी सैलरी 70,000 हो, मैक्सिमम टू द मैक्स, लेकिन उसके बावजूद जब वो डॉक्टर अपने क्लिनिक में आता है, जब अपनी जॉब पे जाता है, सब लोग, बड़े से बड़े नेता का बच्चा भी उसके आगे, बड़े बड़े IAS ऑफिसर भी उसके आगे ऐसे खड़े हो जाते हैं कि ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर के आगे ही साहब लगा हुआ है। अगर आप ये चीज़ नोटिस करें, किसी और क्रिएटर के आगे साहब लगा के आप बात नहीं करते हो, लेकिन डॉक्टर के आगे, टीचर के आगे, इन लोगों के आगे आप एक रिस्पेक्ट जोड़ते हो। सो एक टीचर चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हो, 10,000 रुपये पे काम कर रहा हो, पर उसके आगे किसी मिनिस्टर का बच्चा भी झुक के बात करेगा, उनको भी राइट नहीं। हाँ, लेकिन इस तरह के वीडियोस होते हैं सर्कुलेट जहाँ पे टीचर से भी बदतमीजी हो रही है। अब कोई किसी के साथ मिसबिहेव कर रहा है, वो उसके संस्कार हैं, हमें वैसा नहीं बनना है, ये चीज़ें क्लियर है। आप बहुत ऑनेस्ट टेक्स देते हो, और मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जहाँ पे आपने इतना ऑनेस्टली बोल दिया कि कोई भी तेल लगाने से इन्फ्लुएंसर के बाल नहीं आ रहे। मुझे लगा वो बहुत ऑनेस्ट है, पर इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड में क्या आपको लगता है कि सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है? मैं अपनी हर चीज़ में ना आई ट्राई कि मैं ऑनेस्ट रहूँ, चाहे अपने पढ़ाने में, चाहे अपने काम में, हर जगह, वरना मैं लोगों के साथ धोखा करूँगा, जो मुझे कभी करना नहीं। जहाँ तक इन्फ्लुएंसर की बात है, वो जो प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, वो मैं चाह के भी झूठ नहीं बोल सकता ना, कि कोई भी इन्फ्लुएंसर है, वो जो भी चीज़ प्रमोट कर रहा है, कभी भी गोविंदा ने कोई ऑयल नहीं लगाया होगा लेकिन वो बेच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आमिर खान खुद कैंपा कोला पी रहे होते हैं और वो लोगों को सजेस्ट कर रहे होते हैं। वो लोग तो बड़े शुगर सेंसिटिव होते हैं कि हमें नहीं शुगर लेनी है, लेकिन वो दुनिया को बेच रहे होते हैं, ये उनका काम है। अगर हम उसे इस तरह से लें कि भाई वो उनका काम है, वो ये काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर है। या फिर वो इन्फ्लुएंसर जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं कि हाँ, अगर ये कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है इसमें कोई वैलिडिटी हो, कोई ऑथेंटिसिटी हो, तब तो ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देख रहे हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर गेमिंग एप्स, बैटिंग एप्स आपको इवन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बैटिंग एप्स का ऐड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स इजी मनी। क्या Easy आपको money. कभी ऑफर हुआ है ऐसा कि बैटिंग एप्स का? हजारों बार ऑफर हुआ है। आज तक ऑफर होता है कि आप बैटिंग एप्स का प्रमोशन कर दें, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमसे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, मुझे देखने वाला क्राउड बच्चों का है, और बच्चे ही गेम खेलते हैं ज़्यादा। और वो कितने पैसे ऑफर करते हैं? बिकॉज मुझे लगता है किसी भी सेलिब्रिटी के लिए एक बैटिंग ऐप प्रमोट करना, ईदर इट्स बहुत सारा पैसे, या फिर मुझे नहीं लगता कुछ और मिल रहा है उन्हें। नहीं, उन्हें सिर्फ पैसे ही मिल रहे होते हैं। आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैंने देखा है, उन्हें बहुत बड़ी रकम ऑफर की जाती है, बड़ी अमाउंट ऑफर की जाती है, हमें भी ऑफर की जाती है। बट जस्ट फॉर लाइक व्यूअर्स, इफ यू कैन टेल क्या अमाउंट? इस चीज़ में तो क्या कहते हैं,
मुझे आप बोल सकते हो कि बेवकूफ़ बोले या कुछ भी, मैंने कभी पैसे की वजह से जो चीज़ मुझे सही नहीं लगी उसको प्रमोट नहीं किया, चाहे वो कोई किताब हो, चाहे वो बैटिंग ऐप हो या कुछ और हो। सो वही एक प्रिंसिपल इंसान के हमेशा लाइफ में रहने चाहिए, कुछ उसूल होने चाहिए। मैं बच्चों को बैटिंग ऐप खेलने के लिए नहीं बोल सकता कि आप जाके जुआ खेलो, मुझसे नहीं होगा, चाहे मुझे कोई करोड़ों रुपए भी दे, वो मैं नहीं कर सकता। पर क्या करोड़ रुपए दे रहे हैं बैटिंग एप्स? वो तो खैर मैं आपको यहाँ पे तो नहीं बता सकता कि कोई कितने दे रहा है, ऑफर कर रहा है, लेकिन एक अच्छा अमाउंट। नहीं, बिना आप नाम लिए ऐप का, या कुछ यूजुअल क्या रेंज होता है जिसमें बैटिंग ऐप सेलेब्स को देते हैं? नहीं, 6 फिगर से तो कम तो कुछ बात ही नहीं होती है ना, तो बहुत बड़ा अमाउंट, क्योंकि उनका जो बिजनेस है ना वो बड़े लेवल पे है, छोटा मोटा बिजनेस नहीं है बैटिंग एप्स वगैरह का। इवन मैं एक रिसर्च कर रहा था इन्हीं के ऊपर कि चल क्या रहा है, तो बहुत सारे मेरे सामने ऐसे केसेस आए जहाँ पे कई 100 करोड़ रुपए का ये पूरा आई वुड से कि पूरा बिजनेस चल रहा है, तो जहाँ पे बच्चे ही इन्वॉल्व हैं और उन्हीं से ये लोग कमा रहे हैं। सो आप देखोगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिएटर्स हैं, आपको खुल्लम खुल्ला बैटिंग ऐप प्रमोट करते हैं। अब मैं उन्हें जाके तो नहीं रोक सकता वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी अपनी श्रद्धा है, जैसा वो करना चाह रहे हैं, उनकी अपना बिलीफ है। सो बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आई डोंट थिंक इट इज फिट, सो आई डोंट डू दैट। आजकल लोग बोल रहे हैं कि लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, और वहीं आपकी जो 2 घंटे की वीडियो थी, इज द मोस्ट वॉच्ड वीडियो। कितनी व्यूज है उस पे? अराउंड 80 मिलियन। 80 मिलियन व्यूज है। आपका कुछ टेक है कि शॉर्ट फॉर्म अब ज्यादा चल रहा है या लॉन्ग फॉर्म ज्यादा चल रहा है? आपको बनाने पड़ते हैं रील्स, शॉर्ट्स? आई थिंक ये सच है कि रिटेंशन टाइम शुरू से ही कम था किसी भी वीडियो का, पर जब से शॉर्ट्स आए, रील्स आए ना, तो इनकी वजह से रिटेंशन टाइम और डाउन हुआ, क्योंकि अब आपको आदत है ऐसे स्क्रॉल डाउन करते रहते हो, आप करते रहते हो, और वही आदत आपकी यूट्यूब पे भी है। तो आप इसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसे विद द टाइम आपको खुद को भी चेंज करना पड़ता है। व्हाट आई ट्राई टू डू कि मैं स्टार्ट में बच्चों को ऐसा फील ही ना हो कि कब टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला, इस तरह का अगर हम वीडियो लोगों को बना के देंगे तो वो ज़रूर देखेंगे। और उसी का रीज़न है कि हमारा वॉच टाइम टचवुड अभी भी बहुत अच्छा है, पहले भी अच्छा था, और उसमें कोशिश ये रहती है कि जो उनके मतलब की बात है कट टू कट उन्हें समझाया जाए, कुछ डिफरेंट वे में सिखाएं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिटरेचर की वीडियोस बनाने स्टार्ट की हैं, अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ हमने बिल्कुल फिल्म की तरह उसको शूट किया है, ऐसा लग रहा है वो चैप्टर नहीं है, दैट इज सम काइंड ऑफ अ फिल्म। आप स्किट्स भी करते हो बीच बीच में, मैंने देखा। जैसा आई ट्राई। सो हम उसी चीज़ में जाने की कोशिश करते हैं कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है किसी वीडियो में, पढ़ाई की वीडियो में, तो कैसे उसका इंटरेस्ट उसके अंदर लेके आए। ठीक है, आई हैव सम क्वेश्चंस दैट जो स्टूडेंट्स ने भेजा है, एंड यू कैन आंसर देम एंड देन वी विल रैप। ठीक है, कि आपने मुझे बुरी आदत डाल दी है क्रैश कोर्स करने की। नाउ द किड डज नॉट वांट टू स्टडी द होल ईयर, उनको लगता है कि आपकी वीडियो देखेंगे तो क्रैश कोर्स हो जाएगा। ये तो उनका फायदा है ना, फिर वो इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स पे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं और ओवरऑल उनका जो परसेंटेज है वो हाई हो जाएगा। पर ये जो क्रैश कोर्स है, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें क्रैश कोर्स की जरूरत पड़ती है, और फिर हमें लगता है कि अच्छा अगर इतने टाइम में हो ही सकता है पढ़ाई, तो क्यों करनी है पूरे साल पढ़ाई? नहीं, तो सही बात है ना, अगर कोई चीज़ आप 2 दिन में कर सकते हो उसके लिए 2 महीने खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई तरीका, ऐसा टूल मिल जाता है कि 2-3 दिन में आप रैप अप कर सकते हो, सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। आप अननेसेसरी उस पर टाइम क्यों लगाओगे? बाय द वे हमारा कोई क्रैश कोर्स नहीं है एक्चुअली, वो वीडियो इस तरह के बने होते हैं कि बच्चे 2x पे चला के उसको देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, मुझे लगता है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि टेक्स्ट मैसेजेस में बहुत आसानी से कोई इंग्लिश लिख लेता है, पर अगर बोलने की बात आती है तो फिर वो थोड़ा अटकते हैं, तो इसमें उन्हें क्या करना चाहिए? इसमें सबसे अच्छा जो मैं खुद भी करता था, और वही मैं बच्चों को भी रेकमेंड करूंगा, जो भी इंग्लिश एस्पिरेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं, कि आप ना अकेले में, जब आप बिल्कुल अकेले हो, कोई नहीं है आपके आसपास, तो खुद का आपने दिन कैसे बिताया, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे, या वट एवर यूर फीलिंग दैट मोमेंट, जो भी आपको समझ में आ रहा है कि यार ये महसूस कर रहा हूँ मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मेरे दिल कर रहा है, जो भी आप खुद से बात कर सकते हो, क्योंकि खुद से हर कोई बात करता ज़रूर है, चाहे मन ही मन करे। आप भी खुद से बात करती होंगी, मैं भी खुद से बात करता हूँ। तो ये जो मी टाइम होता है ना, उसमें बोलने की कोशिश करें, क्योंकि आपको कोई जज करने वाला नहीं होगा, और जो आपका जो हेजिटेशन है ना बोलने का, वो निकल जाएगा। और फिर धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपनी फैमिली के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने शुरू कीजिए। स्टार्ट मत करो कि पूरा आपको ए से लेके जी तक जो भी आप कहना चाहते हो वो सब कुछ आपको इंग्लिश में ही बोलना है। जस्ट स्टार्ट विद शॉर्ट सेंटेंसेस। पर लोग बोलते हैं कि इंग्लिश पिक्चरें देखो उससे हेल्प होता है, ऐसे होता है? या इट हेल्प्स अ लॉट।
उससे आपको ना सबसे बड़ा फायदा होता है, आपको प्रोनाउंसिएशन का पता चलता है। वो जो हिंदी से रटा के इंग्लिश, जो कि आजकल बहुत बड़ा एक कारोबार सा चला हुआ है, जहाँ पे सब हिंदी का एक वर्ड बताते हैं, उसकी इंग्लिश बताते हैं। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता होते कुछ वर्ड, तो ऐसे होते हैं, क्योंकि समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भजिया को क्या, अब ये सब तो हम नहीं सोचते हैं। इवन जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनसे भी आप बात करो, वो भी कहेंगे समोसा समोसा ही होता है जी, वो एक डिश का नाम है, उसको मत बदलो। तो वहाँ क्या हो जाता है, हिंदी पर भजिया होता है ना कुछ और, भजिया को तो बोलते हैं फ्रिटर्स। हाँ वो ये बात नहीं पता क्या बोलते हैं, फ्रिटर्स, पोटैटो फ्रिटर्स या कुछ ऐसे ये बोलते हैं। हाँ ये बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये कि मैंने फॉरेन स्पीकर से भी बात करी, वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम जो चीज़ें होती हैं, जो डिशेस होती हैं, उनका नाम हम चेंज नहीं करते। सो हम उनका ऐसे ही, जो चीज़ है वो वैसे ही बोली जाती है। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि अगर कोई डिश का नाम है या किसी इंसान का नाम है, अब फॉर एग्जांपल किसी का नाम अगर विकास है, तो उसको डेवलपमेंट थोड़ी बोलोगे आप उसको विकास ही बोलोगे ना। सो वो चीज़ हमें इसमें फॉलो करनी चाहिए कि जो चीज़, किस चीज़ का नाम है, ठीक है, ज़्यादा हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर नहीं बनना है। नहीं आता नहीं पता, कोई बात नहीं, देख लेंगे, डिक्शनरी है आपके पास, गूगल है आपके पास, वहाँ सर्च कर लेना बाद में। सो चीज़ ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, हाईएस्ट पेड यूट्यूब टीचर्स, और उसमें आपका नाम था। तो मैं जानना चाहती हूँ, जो सारे कोर्सेज हैं जिसकी पढ़ाई लोग कर रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए उन्हें? नहीं, ये सब झूठ है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसे मेरे को डाल दिया फंसाने के लिए। हाईएस्ट पेड यूट्यूबर्स, मैं मेट्रो से चलता हूँ, अगर आपको पता भी ना हो, मेरे को बहुत बच्चे मिलते हैं मेट्रो में, मैं इसी में घूमता हूँ। हाँ। अब शायद, अब मेट्रो तो मैंने नहीं खरीद रखी होगी, पर अगर आपके करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं तो फिर तो आप अच्छा पैसे कमा लेते होंगे। सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि उन करोड़ों लोगों की लाइफ में हमने कोई ना कोई इम्पैक्ट डाला है। आई थिंक दैट आप मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप कितने पैसे कमाते हो? एक्चुअली हम लोग ना कोई कोर्स सेल नहीं करते, हमारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट व्हाई इज दैट? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने कोर्सेज बेचते हैं। अब तो लोग ये भी कोर्स बेचने लगे हैं कि पॉडकास्ट कैसे बनाओ या फिर रील्स कैसे बनाते हैं, ये भी लोग बेचने लगे हैं कोर्स। पर आप अभी तक अपना कोई कोर्स बेचते नहीं हो। नहीं, शायद हम बहुत कम ऐसे लोगों में से होंगे जिनके पास डिमांड आती है उल्टा स्टूडेंट से कि आप कोर्स बना दो, हम खरीदेंगे, आप बनाओ। लेकिन एक मन में यही है कि बच्चों को, या जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश वही सीखता है, या यूट्यूब पे वो ज़्यादा पढ़ते हैं लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है। सो जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं। अब जब आप कोर्स बना देते हो ना, तो फिर उनके पास से एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाती है। सो एक होता है कहना सिर्फ कि हमें एजुकेशन देनी है, फ्री में पढ़ाना है, या फिर हमें बच्चों तक एजुकेशन लेके जानी है। एक होता है वाकई में उसे अप्लाई करना। तो जब अप्लाई कर रहे हो तो ढंग से करो। सो हमारा ये रूल है कि जब तक कुछ ऐसा नहीं होगा कि बहुत कम दामों में, बहुत मिनिमम अमाउंट अगर हम लेके चलें, उसमें अगर कुछ हम नई कोर्स सेल कर पाएंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं दे पाएंगे, तब तक तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा मौका मिलता है जहाँ हम अफोर्ड कर पाएँ कि कॉस्ट को हम डाउन करें, क्योंकि अगर आप कोई कोर्स बेचते हो, आपको ऐप्स, वेबसाइट्स एंड ऑल, उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो तब तक तो हम नहीं करेंगे, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट हैं, वो आराम से सीखते रहें बिना किसी टेंशन के। Thank you so much for, of course, educating people and giving us time to talk to you. I had so much fun talking to you. अगर आपके पास कोई message है for students, for our viewers who are watching, how to make their life first class, what would that be? बस मैं बच्चों से इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे बढ़िया तो यही है कि अपना करियर जो है आपका, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है, दूसरों को फॉलो नहीं करना है, कौन क्या कर रहा है यार। लाइफ को एंजॉय करो, जो भी आपकी जर्नी है उसको एंजॉय करो। समटाइम्स कभी कभी कोई चीज़ नहीं हो रही होती, वो इसलिए भी नहीं हो रही होती क्योंकि आपके लिए कुछ आगे बेस्ट लिखा होता है। तो अपने बेस्ट मोमेंट का इंतजार करें। हमेशा नंबर 1 बनना ही सब कुछ नहीं होता। समटाइम्स बीइंग नंबर 2 इज़ नॉट दैट बैड। सो ये सोच रख के माइंड में आगे बढ़ें। लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपकी मेंटल हेल्थ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच।